हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास दो टॉपिक हैं। मेनली दो टाइप के हम मेथड पढ़ेंगे। आज के जो लेक्चर है वो है जैकोबी मेथड के ऊपर, और एक दूसरा मेथड एक और होता है इसमें, गॉस सीडल मेथड। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड क्या होता है और ये किस टाइप से हम इसमें आइट्रेशंस लगा के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले देखो इसका मीनिंग क्या होता है। हम एक बार मैं इसका रफ आइडिया बता देता हूँ। पहले देखो, सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर। ये लीनियर इक्वेशंस है, इसमें दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ से सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें दो ही इक्वेशंस है और दो ही वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के ऐसे तो हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट लेकिन अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये किस टाइप से हो जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में ये ऐसा हो जाएगा 1 2 2 -1, और ये आ जाएगा एक्स वाई और इक्वल टू 4 एंड 5। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे हम ए, इसको लिखेंगे एक्स और इसको लिखेंगे बी। तो ये इस टाइप का सिस्टम बन गया ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है यहाँ पे ये दिस इज़ द 2/2 मैट्रिक्स, एक्स के यहाँ पे ये है 2/1 मैट्रिक्स, और बी क्या है, बी इज़ ऑल्सो 2/1 मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स जो है वो अननोन मैट्रिक्स है या वेरिएबल जिसमें होते हैं, मतलब ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स एंड वाई है, तो ये एक्स हो गया अननोन। ए है, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जो ये वाले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। बी है, बी ए जो है ये कांस्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं राइट हैंड साइड में, वो ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये वाली मैट्रिक्स हो गई ए, कौन सी, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली, ये हो गई अननोन एक्स, और ये हो गई बी। तो इस टाइप से हमने पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू बी। अब जनरली होता क्या है कि हमें, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम क्लास 10th वगैरह में पढ़ते हैं, उस मेथड से इसको सॉल्व करें, तो उसका मीनिंग यही होता है कि हमको इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर हो सकता है कि इसका इन्फिनिट सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ए एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये जो आया है। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब क्या है कि एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी जो है, ये तो है एक 2/2 सिस्टम के लिए हमने देखा। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स ज़्यादा हों, अभी तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स थे। फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल्स हो जाएं ज़्यादा का मीनिंग है ये इक्वेशन इस टाइप की बन जाए, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4 इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन है। इसी टाइप से एक दूसरी इक्वेशन आ गई, तीसरी इक्वेशन, और चार इक्वेशन और चार वेरिएबल हो गए। तो अब देखो यहाँ पे भी कुछ कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म आएंगी है। जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो कितने की होगी, 4/4 की मैट्रिक्स होगी। ये जो कोएफिशिएंट है वो 4/1 की होगी, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा वो भी क्या आएगी, 4/1 की। 4/1 कौन सा वाला होगा, ये वाली जो है मैट्रिक्स है ना, यहाँ से 14 से मिला के ये जो है दिस इज़ 4/1। और ये जो वेरिएबल है x1 x2 x3 x4, चार वेरिएबल तो वो यहाँ पे आएंगे, x1 x2 x3 x4, और ये जो सारे के सारे कोएफिशिएंट हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम को, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब 4/4 मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। एक 4/4 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना मैनुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान नहीं है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना ना, खास करके अगर उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, अगर उसके अंदर जो मैट्रिक्स है 4/4 की, इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, सपोज़ मतलब प्योर इंटीजर नहीं है, 2.5 इस टाइप के टर्म्स उसमें लिखी हैं, या है ना, मतलब डेसिमल नंबर्स हैं इस टाइप के हैं, तो इसको इन्वर्स निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये तो मैंने 4 का एग्जांपल दिया। इसी तरीके से अगर 5/5 सिस्टम आता है, 6/6 आता है, जितनी मैट्रिक्स की लेंथ मतलब डायमेंशन बढ़ती जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतने हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि इसका एनालिटिकल, इसको बोलते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, जो अभी हम निकाल रहे हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला
फिर उसका सॉल्यूशन देगा, उसको बोलते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन निकालना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर मैं दे दूँ यहाँ पे 100/100 का सिस्टम, तो ये ए क्या हो जाएगी, एक 100/100 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब 100/100 की मैट्रिक्स निकालना ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है, उसके लिए हम एक कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर जो उसमें गंदे प्रोग्राम लिखेंगे हम जो 100/100 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल देगा। और वो भी क्या है, उसका भी एक कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने की भी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही मैट्रिसेस को होल्ड कर सकता है। मतलब एक मैट्रिसेस को कितने बाई कितने की मैट्रिक्स को कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। हर प्रोग्राम की अलग अलग लिमिट है। अगर आप मैटलैब यूज़ करें, पाइथन यूज़ करें, C++ जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, हर उसकी एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक की मैट्रिक्स को ये वो क्या कर सकता है, कैलकुलेशन में सपोर्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। जितनी मैट्रिक्स की ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो मैनुअली इसका पॉसिबल नहीं है इन्वर्स निकालना। और मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल ना हो तब तो खैर बात ही अलग है। इन्वर्टिबल है फिर भी इन्वर्स निकालना इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। अगर सिस्टम क्या हो, बड़ा सिस्टम हो, ज़्यादा इक्वेशन से, ज़्यादा वेरिएबल्स है, तो ऐसे केस में हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स तब हम काम में आता है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस हमें देखना होता है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल कर जाए, तो उसमें यह है जैकोबी मेथड से हम आसानी से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बिना इन्वर्स निकाले। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, हालांकि उसमें भी आइटरेशंस लगते हैं, पर उसमें अगर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो उसमें आसानी से जैकोबी मेथड लग जाता है। उसी तरीके से गॉस सीडल मेथड भी है। गॉस सीडल मेथड और जैकोबी मेथड दो टाइप के मेथड हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हम जैकोबी मेथड को डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे गॉस सीडल मेथड को, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मेथड क्या कहता है, इट इज़ एन आइटरेटिव एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन टू अ स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम आता है जो क्या हो, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो। अब इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने लिखा ना, देखो 2x1 + 3x2 + x2 - 2x3 = 4, ये लिखा। उसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और लिख दी कि 2x1 + 4x2 + x3 = 5, और सपोज एक क्वेश्चन और लिख दी मैंने 3x1 + x2 + 7x3 = 10, ये लिख दिया। तो ये है हमारे पास सिस्टम लीनियर इक्वेशन। अब इसको जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाएगा 2 1 -2, उसी तरीके से यहाँ पे आएगा 2 4 and 1 3 1 and 7, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 और = राइट हैंड साइड में जो है 4 5 and 10, ये ऐसा हो गया। अब डायगोनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट उसको बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये डोमिनेट करे हर रो में डोमिनेट करने का मीनिंग क्या होता है, पहली रो का डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की तो 2 ही होगी, है ना। और वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, इन दोनों के सम से, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 आ गई, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस ले लेना है, -2 के वैल्यू 2 आ गई, 2 + 1 इसका 2 आ गया, 2 + 1 राइट हैंड साइड में 3 हो गया, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल, ये तो गलत हो गया है ना। ये क्या है, ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन गलत है। तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ नॉट डायगोनली डोमिनेंट। डायगोनली डोमिनेंट किसको बोलेंगे हम, कि जिसमें अभी अगली स्लाइड मैंने उसी पे बना रखी, ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी। तो डायगोनली डोमिनेंट उसको बोलते हैं कि जब डायगोनल एलिमेंट जो है वो हर रो के बाकी एलिमेंट के सम से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 4 है सेकंड रो में ना, देखो सेकंड रो में यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये 4 जो है इन दोनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो गया, 4 ज़्यादा है, तो ये वाले रो डायगोनली डोमिनेंट है। ये वाली रो क्या है 3, इस रो का डायगोनल एलिमेंट 7 है, ठीक है, तो 7 के इन दोनों के सम से ज़्यादा है, तो ये रो भी डायगोनली डोमिनेंट। ये वाली नहीं है क्योंकि
यहाँ पे तो 2 है, लेकिन इन दोनों का सम 2 और प्लस 1 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर 2 के बदले यहाँ पर होता 4, है ना, यहाँ पर अगर मैं 4 लिख देता 4, तो ये 4 है और 1 और 2 3 हो गया, तो ये वाली भी डायगोनल। तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे इस डायगोनली डोमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो, और ग्रेटर देन है तो तब स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम अगली स्लाइड में इसी को डिस्कस करते हैं एक बार। तो देखो जैकोबी मेथड किस पे लगता है, यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, जैकोबी मेथड लगता है किस पे, जो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। अब गॉस सीडल मेथड में स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट, और एक कंडीशन और है कि अगर स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस नहीं है तो सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पॉजिटिव डेफिनिट। अभी हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं इसका भी मीनिंग बताऊंगा, इसका भी तो हमने अभी बता ही रहा हूँ। खैर में ठीक है, ये होना चाहिए। तो अभी हम जैकोबी मेथड में देखते हैं स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखो पहले लिखा है डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि जिसमें देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट इफ फॉर ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स की हर रो के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्री का मैग्नीट्यूड इन अ रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन दैट रो। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज ये मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ पे एक एंट्री है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 4 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो गई है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 बाई 4 के मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है डायगोनल एंट्री। तो डायगोनल एंट्री कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो डायगोनल डोमिनेंट किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्री इन अ रो इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्री ये है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्री इन अ रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द अदर या फिर ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन दैट रो। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन तीनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मैग्नीट्यूड इन तीनों के सम से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड इन तीनों का भी मैग्नीट्यूड ही लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। जैसे -2 है तो उसको 2 लिखना है, -4 है तो उसको 4 लिखना है, 5 है तो 5 का तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्री इन अ रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर एंट्रीज इन दैट रो। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा जब भी किसी मैट्रिक्स में होगा तो उसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, डायगोनली डोमिनेंट, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिखा था 1 1 और 2, तो ये क्या है, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, डायगोनली डोमिनेंट समझ गए। इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड आई का मतलब होता है, आई जब भी हम लिखते हैं आयत रो, ये रो बता रहा है, ये कॉलम बता रहा है, तो जैसे 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 ये हो गया, 2 2 ये हो गया, 3 3 ये हो गया, 4 4 ये हो गया। ठीक है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो ये क्या हो गया, इनको बोलेंगे हम कि ये क्या है, डायगोनल एंट्री है, ये भी डायगोनल एंट्री, ये भी डायगोनल एंट्री है। तो डायगोनल एंट्री पहली रो में, ये जो डायगोनल एंट्री इन तीनों के सम से ज़्यादा होनी, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग होता है कि जो एंट्री आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग है कि ऑफ डायगोनल एंट्री, जैसे यहाँ पे आई और नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इनमें क्या है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो यहाँ पर इनको बोलेंगे हम कि ये है ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो इनको बोलेंगे ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ऑफ डायगोनल एंट्रीज शुड नॉट बी, सॉरी, हाँ, जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, ए आई जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे।
दिस डेफिनेशन यूजेज अ वीक इनइक्वालिटी, ठीक है, वीक इनइक्वालिटी इसको बोल रहे हैं, ठीक है, एंड इज देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड वीक डायगोनल डोमिनेंस, इसको बोलते हैं वीक डायगोनल डोमिनेंस। इफ़ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये सिर्फ ग्रेटर देन हो अगर यहाँ पे इज यूज, देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्ट डायगोनली डोमिनेंस। तो स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस किसको बोलेंगे हम, कि जब क्या हो यहाँ पे ग्रेटर देन हो सिर्फ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन हो तब उसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस, ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस। मतलब ये वाली रो इन तीनों से ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं, ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से, ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से, ये वाली एंट्री इन तीनों के सम से ग्रेटर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस, ठीक है, स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस। तो ये हो गया डायगोनल डोमिनेंस का मीनिंग समझ में आ गया कि जिस मैट्रिक्स के रो सॉरी डायगोनल एंट्री का डायगोनल एंट्री की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी ऑफ डायगोनल एंट्री से, उसको बोलेंगे डायगोनल डोमिनेंट। और स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस किसको बोलेंगे हम, स्ट्रिक्ट डायगोनल, जब यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू ना हो के सिर्फ ग्रेटर देन हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका हम आप कोई एग्जांपल ऐसे ही लिख के देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिखा है, यहाँ पे लिखा 5 -1 और 2, ठीक है, 3/3 का मैं सिस्टम ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे 6 माइनस का 1, यहाँ पे लिखा है 2 माइनस का 3, यहाँ पे लिखा है 6। तो देखो पहली रो में जो डायगोनल एंट्री वो क्या क्या है, पहली रो में ये है, सेकंड रो में ये है, थर्ड रो में ये है। तो पहली रो में डायगोनल एंट्री है मॉडुलस 5 का मॉडुलस लेना है तो 5 का मॉडुलस 5 ही आएगा। और इन दोनों का क्या करना है, 5 का मॉडुलस तो 5 आ गया और इन दोनों का मॉडुलस लेके ऐड कर देना है। तो -1 का मॉडुलस प्लस 2 का मॉडुलस, तो -1 का मॉडुलस 1 हो गया, 2 का मॉडुलस 2, तो ये 3 हो गया। तो 5 क्या है, ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है, ये सही है। ये रो डायगोनली डोमिनेंस है स्ट्रिक्टली। सेकंड रो में भी ऐसे ही देखो 4 -1 को तो हमने 1 कर देना, तो 4 + 1 हो गया 5, यहाँ पे 6 है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन दीज 2, तो ये भी हो गया। उसी तरीके से 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, ये 6 है तो ये भी हो गया। तो ये तीनों की तीनों रो क्या हो गई, ये डायगोनली डोमिनेंट। तो ये डायगोनली डोमिनेंट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंस मैट्रिक्स एग्जांपल हो गया। तो जैकोबी मेथड के लिए लगाने के लिए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने अभी लिखी थी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जब हम AX = B ये लिखते हैं तो उसमें कंडीशन ये है कि स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी जाके ये रूल ढंग से काम करता है, तभी जाके ये क्या है कन्वर्जेंस शो करेगा, ठीक है, जैकोबी मेथड में। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है केस तो क्या है, हम लगाते रहेंगे, आइट्रेशन लगाते रहेंगे, वो कभी कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू देते रहेगा और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन उसका नहीं मिल पाएगा कभी भी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम जैकोबी मेथड को देते हैं। जैकोबी मेथड है क्या, देखो लेट AX = B बी अ स्क्वायर सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस वेयर, देखो n लीनियर इक्वेशंस का एक हमने सिस्टम ले लिया, AX = B। इसका मतलब क्या है कि A मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा है, देखो A क्या है, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की। इसमें पहली रो, सेकंड रो, डॉट डॉट करके nth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, डॉट डॉट nth कॉलम। तो ये वाला देखो ANN हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ये A11 हो गया, A22, इनको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। उसी तरीके से ये x हो गया, मतलब x1 x2, इसमें n वेरिएबल्स हैं और n इक्वेशंस हैं, ये B1 B2 Bn हो गया, ठीक है। फिर A एंड B आर नोन एंड x इज़ अननोन, ये अननोन है हमको पता है। वी कैन यूज़ द जैकोबी मेथड टू अप्रॉक्सीमेट x, ये जो x है इसको अप्रॉक्सीमेट करना, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। द वेक्टर x0 का मतलब होता है, इसको हम बोल देखते हैं x, ये इसका इनिशियल गैस है, इसको बोलते हैं डिनोट्स आवर इनिशियल गैस। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल गैस। इनिशियल मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, गैस का मीनिंग है कि पहला गैस कर रहे हैं हम कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब हम क्या है रैंडमली एक कोई भी सॉल्यूशन गैस कर देते हैं। जनरली हम जीरो कुछ नहीं समझ में आता, हम 0 0 0 रख के देख लेते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन हमारा वही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इनिशियल गैस बोलेंगे, इनिशियल गैस। देन xi 0 = 0 फॉर ऑल, ठीक है। ऑफन लिखा, ऑफन का मतलब जनरली हम क्या लेते हैं 0 0 0 ले लेते हैं सारे। वी डिनोट xk इन द kth अप्रॉक्सीमेशन और आइट्रेशन x ऑफ x एंड xk + 1 इज द नेक्स्ट। अच्छा देखो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये लिखा है कि देखो x
पहला आइट्रेशन मतलब इनिशियल गैस ही है। फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, x1 ऐसा आएगा। सेकेंड आइट्रेशन क्या आएगा, x2, उसी तरीके से x3। तो ऐसे करते करते k अगर स्टेप्स कर लूँगा मैं तो x क्या होगा, kth आइट्रेशन, और जो नेक्स्ट आइट्रेशन आएगा वो आएगा k+1। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, नेक्स्ट आइट्रेशन एट k+1 लेवल आइट्रेशन ऑफ x। ठीक है, तो ये तो जैकोबी मेथड अभी मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक बता रखा है कि इस टाइप से अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो अब उसको मेथड क्या है। देखो मेथड हमारे पास एक तो होता है मैट्रिक्स बेस्ड फार्मूला है इसका एक ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, एग्ज़ाम में यही चीज़ें आती हैं। जैसे ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला जो फार्मूला है, क्योंकि जैकोबी आइट्रेशन में ये है। उसी तरीके से जब हम गॉस सीडल एल्गोरिथम जो हम देखेंगे उसमें भी इसी टाइप से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। देखो अब देखो यहाँ पे लिखा है देन ए कैन बी डिकम्पोज इनटू। देखो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सपोज ये जो ए मैट्रिक्स है, सपोज देखो चलो 3x3 का एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं। सपोज ए मैट्रिक्स मेरे पास ये होती 1 2 4 5 6 9 7 1 और 4। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डायगोनल एंट्री को मैंने एक उसमें लिख दिया है 1, यहाँ पे लिख दिया 1 1 0 0 0 6 0 0 0 4। ये इस रो की सिर्फ हमने क्या करी, डायगोनल एंट्रीज लिख दिया। जैसे 1 को लिख दिया, 6 को लिख दिया और 4 को लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया प्लस करके जो बाकी एंट्रीज बची। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है D प्लस इसको बोलेंगे L प्लस U। L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर, ये जो डायगोनल के नीचे जो बच गए हैं। ठीक है, उसको मतलब हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको जो है ये पूरा का पूरा हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से प्लस करके देखो लोअर में क्या लिखेंगे 0 0 0 5 7 1, ऊपर 0 0 0, ये हो गया। और अपर में लिखेंगे हम ऊपर के एलिमेंट सिर्फ 0 2 एंड 4। ठीक है, फिर 0 0 एंड 9 0 0 एंड 0, ये हो गया। तो इसको बोलेंगे हम L और इसको बोलेंगे U। L का मतलब है लोअर ट्रायंगुलर, जिसमें ये ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट है, और अपर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले एलिमेंट है। तो ये हो गए डायगोनल एलिमेंट, ये हो गए लोअर वाले और ये हो गए अपर वाले। तो पूरी एक मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं 3 में, D L और U। ठीक है, D L और U। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूंगा, किस में, इस वाली मैट्रिक्स में देखूंगा अगर मैं, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, तो देखो डायगोनल में D में तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा। और L में क्या आएगा, L में इसके डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट बच रहे हैं ये वाले आएंगे, बाकी सब 0 होंगे। और U में क्या आएगा, अपर में सिर्फ ये आएगा इतना, और बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, तो देखो ये वहीं पे लिखा हुआ है देन A कैन बी डिकम्पोज इनटू अ डायगोनल कंपोनेंट D, अ लोअर ट्रायंगुलर पार्ट L एंड अपर ट्रायंगुलर पार्ट U। तो A मैट्रिक्स को ऐसा लिखा जा सकता है D प्लस L प्लस U। ठीक है, ये है वेयर D जो है, D को ये लिख दिया हमने। देखो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एंट्रीज आई हैं, बाकी सब 0 0 0 लिख रखा है। और L प्लस U, अगर दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो L प्लस U दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं कि 0 0 0 डायगोनल में 0, क्योंकि वो यहाँ पे आ चुके हैं, और बाकी के एंट्रीज एज इट इज़ आएंगी सारे के सारे। मतलब जैसे पीछे लिखा था ये भी लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया। तो इन दोनों को तो एक साथ लिख दिया हमने L प्लस U। अब प्लस D का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया द सॉल्यूशन ऑफ इज देन ऑब्टेन्ड बाई आइटरेटिवली। ये जो है इस फॉर्मूले से kth स्टेप का मतलब है xk+1। देखो खाली पेज होगा यहाँ पे, देखो xk+1 लिखा है, xk+1 इज इक्वल टू डी इनवर्स का मीनिंग है डी इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, इंटू बी माइनस L प्लस U, एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L प्लस U तो एक मैट्रिक्स है L प्लस U
ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्स के, ठीक है, ये लिखा है। अब इसका क्या मीनिंग है, ये के प्लस वन है स्टेप है। जब हम शुरू करेंगे एक्स जीरो से, एक्स जीरो तो हम क्या लेते हैं जनरली, हम जीरो 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 जीरो, सारे वेरिएबल हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, सारे वेरिएबल को हमने जीरो 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 ले लिया। तो एक्स जीरो तो जीरो वेक्टर हो गया, तो यानी कि एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पे के को जीरो रखेंगे तो के प्लस जीरो हो गया वन, है ना। यहाँ पे जीरो रखूँगा अगर मैं तो जीरो प्लस वन वन हो गया, इज इक्वल टू डी इनवर्स बी माइनस एल प्लस यू और एक्स जीरो, ऐसा हो जाएगा। अब एक्स जीरो वैक्टर हमको पता है, वो यहाँ रख देंगे, बी भी हमें पता है, एल भी पता है, यू भी पता है, डी भी पता है। तो डी का डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत आसान है, डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर दो, वही उसका इन्वर्स, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स सपोज हमारे पास है 4 0 0 0 5 0 0 0 2, ये, तो जो डी का इन्वर्स होगा वो ये हो जाएगा क्या, 1/4 0 0 0 1/5 0 0 0 1/2, ऐसा होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर दो, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ये डी इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। एल प्लस यू हमें पता है, बी भी पता है, बी क्या होता है जो अननोन वेक्टर होता है ये वाला, ये भी हमें पता है, बी भी पता है, एल प्लस यू भी पता है, एक्स जीरो भी पता है। तो उससे हमारा एक्स वन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन वन आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें एक्स टू निकालना है। एक्स टू का मीनिंग है एक्स टू, एक्स टू क्या होगा, एक्स टू फिर वही होगा डी इनवर्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी माइनस एल प्लस यू इंटू एक्स वन आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा उसको यहाँ रखना है, तो वो उससे हमारा एक्स टू निकल जाएगा। फिर एक्स थ्री निकालेंगे, एक्स थ्री क्या होगा, एक्स थ्री इज इक्वल होगा डी इनवर्स बी माइनस एल प्लस यू एक्स टू। इससे जो सोल्यूशन आएगा उसको यहाँ रखेंगे, उसी तरीके से एक्स थ्री। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है और वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट और होगा, वो मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा सा, तो क्या होगा एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पे ये आएगा ऐसे, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, मैट्रिक्स फार्मूला है आइट्रेटिव, आइट्रेटिव। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, अब एक एलिमेंट बेस्ड फार्मूला भी है। इसी को अगर हम वेक्टर ना लिख के, यहाँ पे ये क्या है, एक वेक्टर है ना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बाकी सब मैट्रिसेस है। अगर इनको एलिमेंट वाइज लिखेंगे तब ये टाइप का फार्मूला आता है, एक्स आई के प्लस वन, के प्लस वन है आइट्रेशन इज इक्वल टू वन अपॉन ए आई आई, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ, ये मैं बोल रहा था ना जो डायगोनल का रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, वन अपॉन ए आई आई बी आई माइनस समीशन ए आई जे आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये क्या है, किसका समीशन है ये नॉन जीरो एलिमेंट का, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इनिशियल जो मतलब प्रीवियस आइट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। जैसे शुरुआत करेंगे हम एक्स जीरो से, तो एक्स जीरो हमने सपोज 0 0 0 ले लिया एंड सो ऑन 0 0 0, तो वही चीज़ यहाँ पे रखा जाएगा। ये तो हमें पता है, ये भी पता है, तो उससे हमारा एक्स वन निकल जाएगा। फिर अगली बार में एक्स वन को की जितनी वैल्यूज आए वो यहाँ पर रखेंगे इसी टाइप से। तो ये फार्मूला भी याद रख लेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है कभी कभी कि इन चारों में से कौन सा जो है आइट्रेशन फार्मूला है जैकोबी मेथड के लिए, ठीक है। एक्स आई के प्लस वन रिक्वायर एलिमेंट इन एक्स, मतलब वो हमें पता ही है कि भाई इसके निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्जेंस का क्या सिस्टम है कि ये कब कन्वर्ज करेगा। मैंने बताया ना, जैसे कि अगर पीछे यहाँ पे ये जो है लिखा है ना, ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस ना हो, सपोज फॉर एग्जांपल नहीं है डायगोनल डोमिनेंस, हमने फिर भी जैकोबी मेथड लगा दिया, तो क्या वो कन्वर्ज करेगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है, कन्वर्ज करने के लिए ये कंडीशन है, द स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस कंडीशन फॉर एनी आइट्रेटिव मेथड इज़ व्हेन स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द आइट्रेशन मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या हो कह रहा है, वन हो। ये किसी भी आइट्रेटिव मेथड में लग जाती है, मतलब स्टैंडर्ड है ये है ये, इसका मतलब ये गॉस सीडल वाले में भी लग जाएगा ये, ठीक है, फॉर एनी आइट्रेटिव। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं रो डी इनवर्स इंटू एल प्लस यू इज लेस देन वन। रो जो होता है,
रो को बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस होती है मैक्सिमम आइगन वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी आइगन वैल्यू मैग्नीट्यूड लेने के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, इज द ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू जितनी है, जैसे सपोज λ1, λ2, λn, किसी मैट्रिक्स की n आइगन वैल्यूज़ हैं, तो उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी पहले। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करके ही है। उनमें से जो सब मैक्सिमम आएगा, मतलब सबसे बड़ी होगी जो, उसको बोलते हैं रो ऑफ ए, मतलब किसी मैट्रिक्स की स्पेक्ट्रल रेडियस बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेडियस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, 1 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाके ये क्या है मेथड कन्वर्ट करेगा। देखो रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा, मैक्सिमम ऑफ कि λ1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, λ2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से सपोज λn है तो λn का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, देखो सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू आई है 1/2 -1/3 4, ये 3 आइगन वैल्यू आई है। तो जब हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 हो गई, 1/3 माइनस की इतनी हो गई, 4 की 4 हो गई। तो इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आ गई 4, तो स्पेक्ट्रल रेडियस हो गई 4, वो की 1 से छोटी नहीं है। तो ये इस वाले अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये तीनों आती हैं, तो इस किसी मैट्रिक्स की नहीं, सॉरी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं, इस मैट्रिक्स की, किसकी, डी इनवर्स L प्लस यू, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी आइगन वैल्यू, मतलब उसकी स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से कम होनी चाहिए, उसको बोलेंगे कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से कम है, तो ये जो जैकोबी मेथड उसमें उस केस में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि कैसे जैकोबी मेथड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं गॉस सीडल मेथड का भी एक एग्जांपल बताऊँगा, तो हम देखेंगे कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या और कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। देखो सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम वाली इक्वेशन 4x1 - x2 + x3 = 15, ये दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वल टू 11। तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले हमने क्या करा, इसमें से जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले देखो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया x1 के लिए। x1 के लिए सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, तो इसमें से x1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो देखो x1 हो जाएगा इज इक्वल टू, मतलब 4x1 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा 15 माइनस का प्लस हो जाएगा x2 माइनस का x3 और डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1/4 ऐसा आएगा x1 की वैल्यू। सेकंड मैट्रिक्स में से x2 की वैल्यू निकालो, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी सेकंड, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डायगोनली डोमिनेंट है, ठीक है। तो डायगोनली डोमिनेंट, क्योंकि 4 जो है इन दोनों के सम से बड़ा है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। 4 जो है यहाँ पे -2 और 1 के सम से बड़ा है, यहाँ पे 4 जो है वो 1 और -2 के सम से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो सेकंड रो से हमने x2 की वैल्यू निकाली, तो वो भी आ गई 1/4 8 प्लस x1 प्लस 2x3, और x3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 11 माइनस x1 प्लस 2x2, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई। इसमें से हमने x1 की वैल्यू निकाली पहले रो से, सेकंड रो से x2 की, x3 की। इनिशियल गैस ले लिया हमने 0 0 0। जब हमारे पास कोई अगर हिंट नहीं है कि क्या इनिशियल गैस हो सकता है, तो हम 0 0 0 ले लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमने अभी तक वैल्यूज़ निकाली ना, इन जगहों पे, यहाँ पे इन सब पे 0 0 0 वैल्यूज रख के देख लेंगे हमने। तो इन पर 0 0 0 वैल्यू रख के देखो यहाँ पे ये आ गया। देखो x1 जो पहला गैस है, देखो पहला गैस क्या है, पहला गैस तो हमने 0 0 ले लिया था। x1 1 मतलब फर्स्ट आइटरेशन, x1 1 फर्स्ट आइटरेशन इज इक्वल टू 15 प्लस 0, ये कितना आ गया 3.75। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करा 2 आया, इसको भी कैलकुलेट करा 2.75, मतलब सबकी वैल्यू 0 0 रख दी क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन है। अब देखो अब यहाँ पर जो आया ना वैल्यू रखने के बाद, ये जो आई है x1 1 इसकी वैल्यू आ गई इतनी, x2 1 मतलब फर्स्ट आइटरेशन इसकी वैल्यू, x3 1 इसकी फर्स्ट आइटरेशन इतनी आई, तीनों की वैल्यू इतनी आ गई।
अब जब हम सेकेंड आइटरेशन लगाएंगे तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। इन वैल्यूज़ को कहाँ रखना है, यहाँ पे जो हमने वैल्यू ये इसमें ऊपर निकाली हुई है ना, इसमें अब ये वैल्यूज़ रखी जाएंगी। तो देखो आइटरेशन 2 x1 2 x2 2 x3 2, यहाँ पे क्या है 1/4 15 +2 क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, माइनस 2.75, ये 2.75 इज इक्वल टू इतना आ गया। उसी तरीके से सेकंड में भी रखी इतना आ गया, थर्ड में रखी इतना आ गया। देखो पहली बार में इसकी वैल्यू आई थी 3.75, इसकी वैल्यू आई थी 2 आई थी ना, और इसकी आई थी 2.75। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम एक बार और लगाएंगे। एक बार और लगाने का मतलब है ये जो फार्मूला था पीछे, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये जो यहाँ पे है ना, x1 की जो वैल्यू निकाली है, x2 की वैल्यू निकाली, x3 की वैल्यू, इन्हीं में दोबारा से क्या रखना है, इन तीन वैल्यूज़ को रख देना है, इसको रख देंगे वहाँ पे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 3 थर्ड आइटरेशन, x2 3, x3 3, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू को आ जाएगी कुछ इसकी वैल्यू, कुछ इसकी वैल्यू। तो देखो पहले इसकी वैल्यू आई थी 3.5625, मतलब सॉरी पहले आई थी 3.75, दूसरी टाइम पे ये आई। जब एक बार और करेंगे तो इसकी वैल्यू हो सकता है इतनी आए, देखो 3.5614 ऐसे आई एक बार, और इसकी वैल्यू पर 4.3 आई है, तो हो सकता है अगली बार में आए 4.25 समथिंग, और इसकी वैल्यू 2.6815 ऐसा आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू ऐसी आ जाए, है ना। एक बार और करेंगे तो उससे क्या आएगा कि ये धीरे धीरे ना एक जैसी वैल्यू आने लग जाएगी। जैसे एक बार और करेंगे, एक आइटरेशन और लगाएंगे, तो पहले 3.5625 था, अगली बार में आया 3.5614, फिर अगली बार में आ जाएगा 3.561 और 4 के बदले 5 आ जाएगा। अगली बार में एक बार फिर यही वैल्यू आने लगे, तो मतलब ये 3 4 5 आइटरेशन लगाने के बाद ना सेम वैल्यू आने लग जाएगी। ये जो है ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यही वैल्यू आती जा रही है। इसमें भी जैसे पहली बार में 2 आया, तो देखो 2 के बाद सडनली चेंज हो गया 4.3 आ गया। अब सेकंड टाइम हम लगाएंगे तो हो सकता है इसी के क्लोज वैल्यू आए, फिर थर्ड टाइम लगाएंगे पहली बार में और क्लोज आ जाए, और क्लोज आ जाए, और क्लोज आ जाए। अब इसमें भी वही सेम है, 2.685 आया, 6875, हो सकता है दूसरी बार में आए 2.6815, एक बार और करेंगे तो 2.68105, इस टाइप से करते 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 ये सेम वैल्यू आने लग जाएगी। तो वहाँ पे एक कंटिन्यूस टिल कन्वर्जेंस इज अचीव्ड। कन्वर्जेंस का मीनिंग ये होता है कि जब तक ये मेथड कन्वर्ज ना कर जाए, ठीक है। कन्वर्ज करने का मीनिंग है कि जब तक सेम वैल्यू आने ना लग जाए, तब हम बोलते हैं कि ये इतने डेसिमल पॉइंट तक ये मेथड कन्वर्ज कर रहा है और ये इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यही इस मेथड का होता है। ये हमने एक छोटा सा मैंने एग्जांपल से समझाया, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल नहीं आते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो इसका कितने इटरेशन के बाद सॉल्यूशन है, ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना होता है, एक तो ये याद रखनी छोटी छोटी चीज़ें कि कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या है। हालांकि ये जो है ये एक जनरल कंडीशन है, ठीक, इसमें भी काम कर जाएगी ये कंडीशन। स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ डी इनवर्स एल प्लस यू क्या हो, लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो है एलिमेंट वाइज आइट्रेशन फार्मूला है जैकोबी मेथड के लिए, और ये जो है ये मैट्रिक्स वाइज आइट्रेशन फार्मूला है। ये तीनों चीज़ें हम याद रखेंगे, ये सब चीज़ें जनरली एग्जाम से पूछी जाती हैं। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड, ठीक है, गॉस सीडल, और यहाँ पे हमने जैकोबी मेथड डिस्कस किया अभी। तो मिलते हैं अगली क्लास में गॉस सीडल मेथड के साथ।